दोस्तों, आप ये कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं कि आपकी संपत्ति का कोई दूसरा व्यक्ति प्रयोग कर रहा है बिना किसी कानूनी अधिकार के? उसके पास ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है, लेकिन वो अपनी दबंगता दिखाकर आपने कई बार कोशिश की है कि वो व्यक्ति सुधर जाए, आपकी संपत्ति आपको वापस दे दे, लेकिन वो तब भी नहीं मान रहा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? असल में इसका कारण ये है कि आपको नहीं पता आपको किस समय पर क्या कानूनी कार्रवाई करानी है। आपको नहीं पता आपको पुलिस वालों की मदद कैसे लेनी है। आपको नहीं पता अपने दस्तावेजों को किस तरीके से संभाल कर रखना है। तो ये सारी जानकारियाँ आपको जाननी होगी ताकि आप अपनी संपत्ति को वापस ले सकें। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अवैध कब्जे के मामले में आपको कोर्ट में कब जाना चाहिए। यदि आप अदालत की मदद से अपनी संपत्ति को वापस लेना चाहते हैं तो ऐसा कब पॉसिबल है, आपको क्या क्या करना होगा कि आपकी संपत्ति आपको वापस मिल सके। शुरुआत से लेकर के एंड तक के कदम, आपको कौन कौन सी ऐसी स्थितियाँ होती हैं जिनमें आपको कोर्ट में जाना चाहिए, कब ये गुंजाइश खत्म हो जाती है कि आप अवैध कब्जाधारी से अपनी संपत्ति बिना कोर्ट में जाए ले सकते हैं। तो ये जो चारों स्थितियाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी स्थितियों में आपको कोर्ट में जाना चाहिए, किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए कि आपकी संपत्ति आपको वापस मिल सके, अपने पक्ष को कैसे मजबूत बनाया जाए, अपने पक्ष को इस तरीके से मजबूत बनाए कि जज साहब इस बात से मजबूर हो जाए कि वो फैसला आपके पक्ष में दे। तो ये सब कैसे होगा, आज के इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। नमस्कार, मैं अश्मित हरमन आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श, आपके अधिकार आप तक पहुँच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो बिना संकोच के कमेंट बॉक्स में पूछिए। और यदि आप अपने मामले पर मुफ्त में कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, आपकी कोई कानूनी समस्या है, किसी ने आपकी संपत्ति पर कब्जा कर रखा है या आपकी कोई अन्य समस्या है, तो उन सभी के लिए आप मुफ्त में निःशुल्क कानूनी सलाह ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी प्रॉब्लम को व्हाट्सअप करें, जल्दी आपको मैं उसका उत्तर दूंगा और आपको बताया जाएगा कि आपको अपनी प्रॉब्लम में क्या करना है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको कब कोर्ट में जाना चाहिए या अदालत में जाने के दरवाजे कब खुलते हैं, कौन कौन से रास्ते बंद हो जाने के बाद आपको न्यायालय में जाना होता है। तो सबसे पहली स्थिति होती है जब बातचीत या समझौते से समस्या का समाधान ना हो। आप कई बार ये कोशिश करते हैं कि जो कब्जाधारी है वो आपकी बात को समझ ले और आपकी संपत्ति आपको वापस दे दे। आप उसे किसी ग्राम प्रधान के द्वारा या किसी सम्मानित व्यक्ति के द्वारा, जो आपकी लोकेशन का अच्छा व्यक्ति हो, प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, जिसकी बातें लोग सुनना पसंद करते हो और उसका सम्मान भी करते हो, उसकी बात भी मानते हो, ऐसे व्यक्ति से भी आपने कहलवा कर देख लिया है। आपने खुद भी कई बार बात कर ली है, लेकिन उसके बाद भी कब्जाधारी आपकी बात नहीं मान रहा है। वो किसी भी व्यक्ति की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। किसी भी स्थिति में वो आपकी संपत्ति आपको वापस नहीं देना चाहता। तो ये सबसे पहली स्थिति होती है जब आपको कोर्ट में जाना चाहिए। ये सबसे पहला काम होता है। जब भी आपकी संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा किया गया हो तो आपको सबसे पहले उससे बातचीत करने का प्रयास करना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए, उससे सहनशीलता से बात करें, उससे बात करने की कोशिश करें कि वो किस अधिकार से आपकी संपत्ति पर कब्जा कर रहा है। उससे ये पूछने की कोशिश करें कहीं ऐसा तो नहीं कि वो संपत्ति के जो कुछ दस्तावेज है वो उसके पास भी है, या वो इस बात को आप प्रमाण दे सके, या वो इस बात का प्रमाण दे सके कि वो संपत्ति उसकी है। तो ये सब बातें आपको बातचीत के दौरान पता चलती है। जब आप उससे बातचीत करने का प्रयास करते हैं या समझौता करने का प्रयास करते हैं, उसमें ये आपको पता चलती है। और ये जो नोटिस होता है, जब आप प्रारंभिक कानूनी कार्रवाई कराने के लिए कब्जाधारी के पास नोटिस देते हैं या उसे कानूनी चेतावनी देते हैं कि वो आपकी संपत्ति खाली कर दे, तो ये भी समझौता ही माना जाता है, ये भी बातचीत मानी जाती है। सबसे पहला जो कार्य होता है वो आपको करना चाहिए। यदि आपकी संपत्ति पर अवैध कब्जा किया गया है तो उस व्यक्ति को नोटिस भेजना या उससे बातचीत करने का प्रयास करना। और नोटिस भेजने का भी अर्थ यही होता है कि हम दूसरे व्यक्ति का पक्ष जानना चाहते हैं कि वो व्यक्ति इस प्रकरण में क्या कहना चाहता है, वो व्यक्ति किस अधिकार से आपकी संपत्ति पर कब्जा कर रहा है, उसके पास ऐसा कौन सा अधिकार है, उसके पास कौन सा दस्तावेज है जिसके बिना पर वो आपकी संपत्ति पर कब्जा करके बैठा है। ये जो बातें हैं ये आपको तब पता चलेगी जब आप उससे समझौता करने का प्रयास करेंगे, उससे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, उसके पास नोटिस भेजेंगे, उसके जवाब का इंतज़ार करेंगे। तो ये सबसे पहला कदम होता है और ये आपका कोर्ट में जाने का रास्ता खोलता है। यदि समझौते के बावजूद भी या बातचीत करने के बाद भी कब्जाधारी आपकी संपत्ति से कब्जा नहीं हटाता और अपनी दबंगता दिखाता है, आपके साथ मारपीट करता है, आप जब भी उसे कब्जा खाली करने के लिए कहते हैं तभी आपके साथ गाली गलौज करता है, तो ये जो स्थितियाँ है ये अवैध कब्जा कहलाती है। और जहाँ पर भी अवैध शब्द का इस्तेमाल होता है वो कार्य अपराध हो जाता है। और जब भी वो अपराध होगा तो इसमें पुलिस का हस्तक्षेप होता है। आप ऐसी स्थिति के अंदर पुलिस में कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं उस अवैध कब्जाधारी के खिलाफ, क्योंकि कानून किसी भी व्यक्ति को इजाज़त नहीं देता
कि वो किसी और की संपत्ति पर बिना उसकी अनुमति के प्रवेश करे, और यदि वो करता है तो उसका ये जो कार्य है वो अवैध होगा, और इसे ही अवैध कब्जा कहा जाता है, जो कि भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई 2024 से जो कानून भारत में लागू हुआ उसके तहत वो दंडनीय अपराध है यदि कोई भी व्यक्ति किसी की संपत्ति पर कब्जा करता है। तो ये जो समझौता होता है या बातचीत होती है, ये बिना विवाद के आपकी जो संपत्ति का विवाद है उसको खत्म करने का प्रयास किया जाता है। तो सबसे पहला आपको कार्य करना चाहिए कि आप बातचीत के दौरान कब्जाधारी से सुलह करने की कोशिश करें, और को ये कोशिश रखें कि वो आपकी संपत्ति सुलह से या समझौते से बातचीत के दौरान ही वो आपकी संपत्ति छोड़ दे। लेकिन यदि वो ऐसा नहीं करता तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। दूसरी स्थिति की यदि मैं बात करूं तो वो होता है संपत्ति पर जबरन कब्जा करना। यदि कब्जाधारी ने किसी भी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया और उसने जो कब्जा किया है वो इल्लीगल गतिविधियों के तहत किया है, बिना किसी कानूनी अधिकार के किया है, मारपीट करके किया है, गाली गलौज करके किया है, तो ये जो स्थितियाँ होती है ये जबरन कब्जा कहलाती है। और ऐसी स्थिति के अंदर उसके द्वारा किया गया कब्जा वैध होता है यदि वो बिना किसी परमिशन के, बिना अनुमति के आपके साथ मारपीट करके, अपनी दबंगता दिखाकर आपकी संपत्ति पर कब्जा कर लेता है और आपका कब्जा वहाँ से हटा देता है, वहाँ पर कब्जा जमा कर बैठ जाता है। ऐसी स्थिति भी आपको कोर्ट में जाने के लिए मजबूर कर सकती है। इस स्थिति के तहत भी आपको कोर्ट में तुरंत जाना चाहिए और एक इंटरिम इंजेक्शन लेना चाहिए। जो इंटरिम इंजेक्शन है वो अस्थायी आदेश होता है और कब्जाधारी को उस संपत्ति से बेदखल करने के लिए प्रभावी होता है या यथास्थिति बनाने के लिए कहा जाता है। यदि आपकी संपत्ति का वो मिसयूज कर रहा है, बिना किसी वैधानिक अधिकार के प्रयोग कर रहा है और ये गुंजाइश है कि वो संपत्ति को तहस नहस कर देगा या उसे बर्बाद कर देगा, उसका दुरुपयोग करेगा, वहाँ पर रहकर के इलीगल गतिविधियाँ करेगा, ऐसी तमाम स्थितियों के अंदर आप इंटरिम इंजेक्शन ले सकते हैं। बहुत ही जल्द आप कोर्ट की प्रक्रिया का पालन करके और ये आदेश प्राप्त कर सकते हैं ताकि आपकी संपत्ति पर यथास्थिति बनी रहे और आपकी संपत्ति पर यथास्थिति बनी रहे। कोई भी व्यक्ति उसमें किसी भी तरीके का कार्य ना करा सके, कोई भी तोड़फोड़ ना करे, जैसी वो है ऐसी की ऐसी रहे। इसके लिए आप इंटरिम इंजेक्शन ले सकते हैं। तो दूसरा कहने का अर्थ ये है कि दूसरा बिंदु होता है यदि संपत्ति पर जबरन कब्जा किया गया है, दूसरे व्यक्ति ने बिना किसी कानूनी अधिकार के, बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए इलीगल तरीके से कब्जा किया है, तो ये भी आपको कोर्ट में जाने के लिए मजबूर कर सकता है, दबंगता दिखाकर यदि ऐसा किया गया है। तीसरी स्थिति होती है यदि पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब देखिए, यदि आप पुलिस की मदद लेना चाहते हैं तो इसका भी एक पूरा प्रोसीजर होता है। आप किस तरीके से पुलिस की मदद लेंगे, ये एक लंबी प्रक्रिया होती है। आपको ये बताना होता है कि संपत्ति के जो अधिकार है वो मेरे पास है। आपको ये बताना होता है संपत्ति का स्वामित्व मेरे पास है, संपत्ति को बेचने का अधिकार, संपत्ति को ट्रांसफर करने का अधिकार, गिफ्ट डीड करने का अधिकार केवल और केवल मेरे पास है। मैं जिस व्यक्ति को भी चाहूँ उसे बेच सकता हूँ, वसीयत कर सकता हूँ, गिफ्ट कर सकता हूँ। ये अधिकार संपत्ति मालिक के होते हैं और आपको अपने मालिकाना हक के दस्तावेज पुलिस को दिखाने होते हैं। मालिकाना हक के दस्तावेजों के साथ जो आपके कब्जे का प्रमाण है वो भी आप दिखा सकते हैं ताकि ये प्रमाणित हो सके कि संपत्ति पर आपका कब्जा था और दूसरे व्यक्ति ने बिना किसी कानूनी अधिकार के आपका कब्जा हटा दिया और अपना कब्जा जबरन कर लिया। ये सारी बातें आपको लिखित रूप में पुलिस को बतानी होती है। इसी के साथ आपको अपने अधिकारों का भी जिक्र करना होता है, संबंधित कानूनों का भी जिक्र करना होता है और ये बताना होता है कि पुलिस के द्वारा तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता है। लेकिन आपका जो प्रार्थना पत्र है वो बहुत ही प्रभावी होना चाहिए, जिसके लिए आप किसी अच्छे से वकील से मिलिए और उसे बताइए कि आपकी समस्या किस तरीके की है। जब आपके मामले में एक प्रभावी प्रार्थना पत्र तैयार किया जाता है और उच्च अधिकारियों के पास भेजा जाता है तो निश्चित रूप से उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। यदि थानाध्यक्ष कोई कार्रवाई नहीं करता तो आप एसएसपी के पास जा सकते हैं। यदि वहाँ से भी आपको न्याय नहीं मिलता तो आप डीआईजी के पास जा सकते हैं। यानी आपके लिए हर तरीके के दरवाजे खुले हुए हैं। यदि आप चाहे तो अवैध कब्जाधारी को तुरंत वहाँ से हटा सकते हैं। और यदि पुलिस के द्वारा ये कहा जाता है कि आपका मामला सिविल न्यायालय से संबंधित है, आपने पहले पुलिस में शिकायत की, उसके बाद उन्होंने आपके दस्तावेजों की जांच की, उसके बाद पुलिस मौके पर आई, दूसरी पार्टी से बातचीत की, दूसरी पार्टी ने भी कुछ दस्तावेज दिखा दिए, उसने कहा कि वो संपत्ति मेरी है। तो जब ऐसे में विवाद का जन्म होता है, जब ये निश्चित नहीं हो पाता कि संपत्ति वास्तविकता में किस व्यक्ति की है, तो पुलिस उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती क्योंकि ये न्यायालय का विषय हो जाता है। और जब भी आप पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराते हैं और यदि पुलिस के द्वारा ये कहा जाता है कि जो आपका मामला है वो सिविल न्यायालय से संबंधित है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको न्यायालय में जाना पड़ता है। ये तीसरी स्थिति होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप सीधा कोर्ट में चले जाएं। पहले आप पूरी प्रक्रियाओं का पालन कीजिए, पहले नोटिस भेजिए, उसके बाद बातचीत करने का प्रयास कीजिए, उसके बाद पुलिस का सहारा लीजिए, पुलिस की मदद लेने की कोशिश कीजिए ताकि आपका जो संपत्ति का जो विवाद है वो खत्म हो सके और आपकी संपत्ति आपको वापस मिल सके। सीधा कोर्ट में जाना भी आपके लिए खर्चीला हो सकता है और इसमें काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन आपको धैर्य बरतना होगा।
आपको किसी भी अधिकारी को रिश्वत देने की आवश्यकता नहीं है, आपको कहीं पर भी ज़्यादा चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको अपनी कानूनी प्रक्रिया को मजबूत करना होगा, अपनी ड्राफ्टिंग को बेहतर करना होगा, अपने दस्तावेजों का संग्रह करना होगा, एविडेंस कलेक्ट करने होंगे, ताकि आपका जो पक्ष है वो बहुत ही मजबूत हो सके। जो कब्जाधारी है उसे ऐसा मौका ना दे कि वो आपके एविडेंस के खिलाफ कोई दलील प्रस्तुत कर सके। तो ये आपके कानूनी पक्ष को मजबूत बनाते हैं और ये सब चीज़ें आपके कानूनी पक्ष को मजबूत बनाती है और आपके पक्ष में फैसला आने के चांस बढ़ जाते हैं। तो यदि पुलिस के द्वारा ये कहा जाता है कि आपका जो प्रकरण है वो न्यायालय से संबंधित है, तो ऐसी स्थिति में आपको सिविल कोर्ट में ही जाना पड़ता है। ये तीसरी स्थिति होती है। और चौथी स्थिति होती है यदि स्वामित्व का प्रश्न होता है, यदि ओनरशिप प्रूफ नहीं कर पाते जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उन्हें ये पता नहीं चलता कि संपत्ति पर मालिकाना हक किस व्यक्ति का है, पूर्व में किस व्यक्ति का कब्जा था, अब किस व्यक्ति का कब्जा है। यदि ये डिसाइड नहीं हो पाता तो तब भी आपको कोर्ट में जाना पड़ता है। यदि एसडीएम साहब के द्वारा या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा, तहसीलदार के द्वारा, राजस्व निरीक्षक के द्वारा, पटवारी के द्वारा ये कहा जाता है कि आपको सिविल न्यायालय में जाना है, यहाँ से कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको सिविल न्यायालय में जाना पड़ता है। ये चारों स्थितियाँ होती हैं, लेकिन आपको पूर्व में कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आपको प्रशासनिक कार्यों की मदद लेनी चाहिए। जो प्रशासनिक कार्यवाही है उसकी मदद लीजिए। अधिकारियों की मदद से यदि आप अवैध कब्जा हटवा पाते हैं तो ये आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन फिर भी आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। आप ये मत सोचिए कि आपकी संपत्ति आपके हाथों से चली जाएगी। यदि आपके पास असल दस्तावेज है, आप सही बोल रहे हैं, आप सत्य कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपकी संपत्ति आपको मिलेगी। लेकिन आपको थोड़ा धैर्य बरतना होगा, क्योंकि सत्य को दबाया जा सकता है लेकिन हराया नहीं जा सकता। यदि आपके पास असल दस्तावेज है, स्वामित्व आपके पास है, प्रॉपर्टी की ओनरशिप आपके नाम है और दूसरा व्यक्ति बिना किसी अधिकार के कब्जा कर रहा है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को आपकी संपत्ति से बेदखल किया जाएगा। और जब भी आप कोर्ट में चले जाते हैं तो आपको 3 बातों का ध्यान रखना होगा। जब आप कोर्ट में केस दायर करा देते हैं तो आपको 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका पक्ष मजबूत बना रहे। सबसे पहली बात क्या होती है, कोर्ट जाने के लिए दस्तावेज तैयार रखना। आपको अपने ओनरशिप के, अपनी संपत्ति के स्वामित्व के, अपने मालिकाना हक के दस्तावेज पूर्ण रूप से रखने चाहिए और कंप्लीट दस्तावेज आपको तैयार करके रखने चाहिए ताकि आप अपने वकील को दिखा सकें और उसके आधार पर वो आपके मामले में बेहतर ड्राफ्टिंग कर सके और आपका पक्ष मजबूत तरीके से कोर्ट में रखा जाए। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं दस्तावेज। इसी के साथ यदि कोई गवाह हो तो उसकी भी गवाही कराइए। इसी के साथ यदि कोई एविडेंस हो, फोटो हो, वीडियो हो, तो ये भी आप दिखा सकते हैं। ये सबसे पहली सावधानी आपको बरतनी चाहिए यदि आप अपनी संपत्ति पर कब्जा वापस लेना चाहते हैं। दूसरा होता है, इस मामले में एक बेहतर वकील का चयन करना भी महत्वपूर्ण होता है। वकील हर तरीके के होते हैं, कोई किसी मामले में एक्सपर्ट होता है, कोई दूसरे मामले में। तो आपको अपने वकील के लिए, तो आपको अपने मामले के लिए एक बेहतर वकील चुनना होगा जो अवैध कब्जे के मामले में जो अनुभव रखता हो और जिसे पूर्ण रूप से ज्ञान हो कि आपकी स्थिति किस तरीके से मजबूत की जा सकती है, शुरुआत से लेकर के एंड तक की कानूनी प्रक्रिया क्या होगी, किस तरीके से सबूत प्रस्तुत करने हैं, कब प्रस्तुत करने हैं, कब बहस करनी है, किस तरीके से दस्तावेजों को दिखाना है, कौन कौन से दस्तावेज लगाने हैं। जिस वकील को इन बातों का पूर्ण रूप से ज्ञान हो, केवल वही वकील आप अपने केस में कीजिए, क्योंकि वकील को करना भी एक महत्वपूर्ण और एक बेहतर ऑप्शन होता है यदि आप अपने कानूनी पक्ष को मजबूत बनाना चाहते हैं। इसी के साथ जब आपका केस चल रहा हो तो आपको हर तारीख पर उपस्थित रहना चाहिए और अपने मामले को मजबूत बनाने के लिए हरदम प्रयास करना चाहिए और अपडेट लेते रहना चाहिए कि आपके केस में वर्तमान में क्या चल रहा है। तो ये कुछ बातें हैं जिनके आधार पर आप अपने केस को मजबूत कर सकते हैं और आप सिविल कोर्ट की मदद से बहुत ही जल्द अवैध कब्जादारी को सबक सिखा सकते हैं। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग समझ पाए होंगे कि कब हमें कोर्ट में जाना चाहिए अवैध कब्जाधारी को सबक सिखाने के लिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श, आपके अधिकार आप तक पहुँच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो बिना संकोच किए कमेंट बॉक्स में पूछिए। इसी के साथ यदि आप अपने मामले पर निःशुल्क या मुफ्त में कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। अपनी लीगल प्रॉब्लम का व्हाट्सअप करें, केवल व्हाट्सअप करें अपनी लीगल समस्या का, जल्दी आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।